अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मू बिंगयुन ने एक गहरी सांस ली और कहा सेक्ट मास्टर ने 6 घंटे का टाइम दिया था। जो सबसे ज्यादा आई स्पिरिट्स जमा करेगा वो डायरेक्ट डिसाइपल बनेगा। और तुमने मू बिंगयुन को यकीन नहीं हो रहा था कि यून चे ने सिर्फ 2 घंटे में ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी इतने खतरनाक लेक में। तभी मू हुआनजी जो रिजल्ट अनाउंस करने वाला था हकलाते हुए बोला, ये क्या है? इस लड़के के साथ आखिर हुआ क्या? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस 10 सांसों के अंदर सारे आई स्पिरिट्स उसकी तरफ चले गए थे। ये काम तो सेक्ट मास्टर भी अपनी ताकत से नहीं कर सकती थी। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग जो ऊपर आसमान में फ्रोस्ट ड्रैगन पर बैठी थी वो भी खामोश थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा हालत खराब थी मू युंजी और मू हानी की। मू हानी की जीत पक्की थी, लेकिन इस घटना ने सब गड़बड़ कर दिया। मू युंजी ने खुद को संभाला और माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने जोर से कहा, ग्रेट एल्डर, रिजल्ट अनाउंस करने का टाइम हो गया है। मेरा डिसाइपल हानी जीत चुका है, सबने देखा है। अब आगे बाकी लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन ये जो हुआ, मू युंजी ने तुरंत बात काटी। लेकिन क्या तुम लोगों ने देखा नहीं? इस लड़के का अभी ब्रेक थ्रू हुआ है। डिवाइन वे की पहली स्टेज की एनर्जी बहुत प्योर होती है, इसलिए आई स्पिरिट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इसमें इसकी कोई स्किल नहीं है, बस लक है। अच्छी बात यह है कि रिजल्ट पहले ही क्लियर हो चुका था, वरना ये इवेंट खराब हो जाता। मू युंजी की बात सुनकर सब लोग सोचने लगे। उन्हें यह लॉजिक थोड़ा फोर्स लगा, पर इसके अलावा उनके पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो मान ही नहीं सकते थे कि यून चे अपनी खुद की ताकत से ये कर सकता है। इसलिए एल्डर्स ने भी सर हिलाना शुरू कर दिया। हाँ, यही कारण होगा। प्योर एनर्जी की वजह से स्पिरिट्स खिंचे चले आए होंगे। मू सुशान ने धीरे से कहा, बात इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए। पर फिर उसने भी हार मान ली। जैसे ही यून चे ने अपनी एनर्जी वापस ली, सारे आई स्पिरिट्स वहां से बिखर गए। तब तक मू बिंगयुन ने साउंड ट्रांसमिशन के जरिए यून चे को बता दिया था कि पिछले कुछ मिनटों में क्या क्या हुआ है। ये सुनते ही यून चे की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उधर मू हुआनजी ने अनाउंस कर दिया, 6 घंटे का टाइम खत्म हो चुका है। आखिरी मोमेंट में जो हुआ उसे छोड़ दे तो वो आखिरी आई स्पिरिट हानि की तरफ ही जा रहा था। इसलिए सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने का विनर है मू हानी। ये सुनते ही वहां मौजूद डिसाइपल्स खुशी से चिल्लाने लगे। मू हानी की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी। मू युंजी जोर जोर से हंसने लगी। हानी, बहुत बढ़िया, तुमने मुझे निराश नहीं किया। ऊपर आओ और सेक्ट मास्टर को सम्मान दो। बाकी एल्डर्स भी मक्खन लगाने लगे कि मू हानी के पिता के जन्मदिन के लिए यह सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मू हानी के चेहरे पर एक स्मग स्माइल थी। वो हवा में उड़ता हुआ मू युंजी के बगल में जा खड़ा हुआ। उसके कपड़ों पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। लेकिन तभी इस खुशी के माहौल में एक ऐसी आवाज आई जो किसी को पसंद नहीं आई। एक बहुत ही बेसुरा और कड़वा सवाल। इस डिसाइपल के पास ग्रेट एल्डर के लिए कुछ सवाल है। सबने मुड़कर देखा। ये यून चे था जो भीड़ से आगे आ गया था। मू बिंगयुन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर फिर रुक गई। मू युंजी का मूड खराब हो गया। वो अभी अपनी जीत का जश्न मना रही थी और इस लड़के ने बीच में टांग अड़ा दी। वो चिल्लाई, तू है कौन? तुझे बोलने की परमिशन किसने दी? दफा हो यहां से। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन तभी मू बिंगयुन ने अपनी ठंडी आंखों से मू युंजी को घूरा और सपाट आवाज में कहा, वो मेरे पैलेस का डिसाइपल है। मू बिंगयुन की वो घूर मू युंजी को भारी पड़ी और उसकी बोलती थोड़ी बंद हो गई। मू सुशान ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, डिसाइपल का सवाल पूछना तो आम बात है। बोलो यून चे, क्या पूछना है? मू हुआनजी ने भी सर हिला दिया, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि मू बिंगयुन अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। यून चे ने न तो सर झुकाया, न ही वो डरा। उसने सीधा मू हुआनजी की आंखों में देखते हुए कहा, पहला सवाल। सेक्ट मास्टर ने कहा था कि ये आई स्पिरिट्स की बैटल है। 6 घंटे में जो सबसे ज्यादा स्पिरिट्स जमा करेगा वो जीतेगा। क्या सेक्ट मास्टर ने यह कहा था कि सिर्फ डिवाइन हॉल के डिसाइपल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या आइस फीनिक्स पैलेस के डिसाइपल्स को मना किया गया था? मू हुआनजी ने सर हिलाया, नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं थी। यून चे ने अपनी आवाज ऊंची की, दूसरा सवाल। इससे पहले कि मैं सारे स्पिरिट्स को अपनी तरफ खींचता, क्या वो आखिरी पानी की बूंद गिर चुकी थी? मू हुआनजी का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि यून चे किस तरफ जा रहा है। मू युंजी का चेहरा काला पड़ गया। उसने डराने की कोशिश की, लड़के, तू क्या कहना चाहता है?
यूनचे ने अब चिल्लाकर अपनी बात रखी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं, जब 6 घंटे का टाइम खत्म हुआ उस वक्त मेरे पास 3000 आइस स्पिरिट्स थे और मुंह हानि के पास एक भी नहीं। अंधे को भी ये दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपने मुंह हानि को विनर अनाउंस किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये किस हिसाब से फेयर है? इसका क्या लॉजिक है? यूनचे ने जो सवाल पूछा था वो सबके दिमाग में था, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अब जब उसने मुंह खोल ही दिया तो सारे एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स सन्न रह गए। लेकिन वहां खड़े डिवाइन हॉल और आइस फीनिक्स पैलेस के डिसाइपल्स का रिएक्शन अलग ही था। कुछ लोग तो ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई जोक सुन लिया हो, और कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे यूनचे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। सीन यह है कि टेक्निकली यूनचे सही था। जब लेक की आखिरी बूंद गिरी थी तब उसके पास 3000 आइस स्पिरिट्स थे और मुंह हानि के पास 0। ये सबने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि कोई भी इस रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं था। उनकी नजर में यूनचे और डायरेक्ट डिसाइपल का टाइटल एक साथ फिट ही नहीं बैठता था। उन्हें लग रहा था कि यह बस एक एक्सीडेंट है। लोगों का सोचना भी गलत नहीं था। मुंह हानि एक रॉयल फैमिली से था, 1000 ईयर्स में आने वाला टैलेंट था और 30 साल से कम उम्र में डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ यूनचे, एक लोअर रियल्म का लड़का जो सिर्फ 3 महीने पहले आया है और आज ही डिवाइन ओरिजिन रियल्म में पहुंचा है। मुंह हानि के सामने यूनचे की औकात इंद्रधनुष के नीचे पड़े कीचड़ जैसी भी नहीं थी। इसलिए भले ही यूनचे ने स्पिरिट्स जमा कर लिए हो, सबकी नजर में वो सिर्फ एक तुक्का था। लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूनचे के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो भरी सभा में रिजल्ट को चैलेंज कर दे। पहले तो सबको शौक लगा, फिर उन्हें हंसी आने लगी। मु यूंजी को तो ये बात सबसे ज्यादा फनी लगी। वो जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हें विनर घोषित कर देना चाहिए और तुम्हें सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बना देना चाहिए? यूनचे ने पलटकर जवाब दिया, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? सच बात तो यह थी कि यूनचे को डायरेक्ट डिसाइपल बनने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन मू बिंगयुन की बातों ने उसके अंदर एक आग जला दी थी। उसे प्रोफाउंड स्ट्रेंथ चाहिए थी। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन आने में सिर्फ 27 महीने बचे थे। उसे पता था कि खुद को टॉर्चर करके कल्टिवेट करने से भी वो टाइम पर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वो सेक्ट मास्टर का डिसाइपल बन गया तो उसे स्नो सॉन्ग रियल्म के सबसे हाई लेवल रिसोर्सेज मिलेंगे, आइस फीनिक्स डिवाइन ब्लड मिलेगा और सबसे बड़ी बात, सेक्ट मास्टर की पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। ये उसके लिए अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जैसा था। इसलिए अब ये टाइटल उसकी सबसे बड़ी डिजायर बन चुका था। मू यूंजी ने ताना मारते हुए कहा, क्या भद्दा मजाक है। मू हानि हमारी जनरेशन का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। तुम उसकी बराबरी करने की सोच भी कैसे सकते हो? तुमने जो स्पिरिट्स अट्रैक्ट किए वो सिर्फ तुम्हारे ब्रेक थ्रू की वजह से हुआ। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। क्या तुम्हें अपने मास्टर की बेइज्जती करवाते हुए शर्म नहीं आती? मू यूंजी की बातें सुनकर बाकी डिसाइपल्स और एल्डर्स भी हंसने लगे। माहौल पूरा यूनचे के खिलाफ था। लेकिन तभी मू सुशान ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। उन्होंने कहा, माना कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन रिजल्ट तो रिजल्ट है। यूनचे जीता है और हमें उसे एक एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। ये सुनते ही मू यूंजी भड़क गई। एक्सप्लेनेशन? कैसा एक्सप्लेनेशन? हम उसका एहसान माने कि उसने रिजल्ट खराब नहीं किया। क्या हम हानि को हटाकर इस लड़के को डायरेक्ट डिसाइपल बना दें? ये पूरे सेक्ट के लिए शर्म की बात होगी। इतिहास में हम मजाक बनकर रह जाएंगे। एल्डर्स भी मू यूंजी की बात से अग्री कर रहे थे। अगर यूनचे जैसा लो लेवल कल्टीवेटर डायरेक्ट डिसाइपल बन गया तो बाहर वाले क्या सोचेंगे? तभी ग्रेट एल्डर मू हुआनजी ने फैसला लिया। उन्होंने कहा, बहस करने की जरूरत नहीं है। नियम सेक्ट मास्टर ने बनाए थे तो फैसला भी वही करेंगी। मू यूंजी तुरंत लाइन पर आ गई। उसे पक्का यकीन था कि सेक्ट मास्टर कभी भी यूनचे जैसे नमूने को अपना डिसाइपल नहीं बनाएंगी। उसने झुककर कहा, सेक्ट मास्टर का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। तभी ऊपर आसमान से धुंध के पीछे से स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की आवाज आई। पूरा लेक शांत हो गया। उन्होंने कहा, हुआनजी, तुम्हारे पास कोई प्लान होगा, बताओ। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे रूह के आर पार देख रही हो। मू हुआनजी ने डरते हुए कहा, सेक्ट मास्टर, एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन सुशान भी गलत नहीं है। रिजल्ट के हिसाब से यूनचे जीता है, लेकिन यूनजी भी सही है। आपने ये टेस्ट इसलिए रखा था ताकि टैलेंट और आइस लॉस पर कंट्रोल देखा जा सके। यूनचे की जीत में ये सब नहीं था, बस लक था। इसलिए मेरा सजेशन है कि
हानि और यूनचे के बीच एक और मैच हो। सब एक दूसरे को देखने लगे। कैसा मैच? मू हुआनजी ने अपना प्लान बताया। डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए टैलेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि दोनों हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के अंदर गोता लगाएंगे। जो ज्यादा गहराई तक जाएगा वो जीतेगा। ये सुनते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के अंदर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जितना नीचे जाओगे ठंड उतनी जानलेवा होती जाएगी। डिवाइन हॉल के डिसाइपल्स भी 600 से 700 फीट से नीचे जाने की हिम्मत नहीं करते थे। सुना था कि खुद रियल्म किंग एक बार 20,000 फीट नीचे गई थी। इस टेस्ट से साफ पता चल जाएगा कि किसकी बॉडी आइस लॉस को झेल सकती है, और सबको पता था कि इसमें यूनचे का कोई चांस नहीं है। मू हानि को हराना तो दूर, यूनचे अगर पानी को छू भी ले तो शायद जम जाए। आखिर वो पिछले 6 घंटों से किनारे पर ही तो खड़ा था। पानी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई थी। एल्डर्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया। मू यूनजी तो खुशी से उछल पड़ी। ग्रेट एल्डर का आइडिया बहुत बेहतरीन है। इससे यूनचे को एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और रिजल्ट भी फेयर होगा। अगर वो लॉस के मामले में मेरे डिसाइपल को हरा दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे पता था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। सेक्ट मास्टर ने भी ऊपर से मंजूरी दे दी। बहुत अच्छे, ऐसा ही करो। मू हुआनजी ने राहत की सांस ली और मुंह हानि की तरफ मुड़े। हानि, तुम 6 घंटे से स्पिरिट्स कंट्रोल कर रहे थे, थक गए होगे। क्या तुम्हें रेस्ट चाहिए? यह सिर्फ दिखावे का सवाल था। मू हानि ने पलाइट बनते हुए कहा, धन्यवाद ग्रेट एल्डर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है। मू हुआनजी मुस्कुराए। कैसा ऑब्जेक्शन? मू हानि ने बहुत ही चालाकी से महान बनने का नाटक किया। उसने कहा, लेक में गहराई तक जाने के लिए प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है, और इस मामले में मैं जूनियर यूनचे से बहुत आगे हूं। अगर हम बराबर कंपीट करेंगे तो ये जूनियर यूनचे के साथ नाइंसाफी होगी। मू हुआनजी ने पूछा, तो इसे फेयर कैसे बनाएं? मू हानि ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, मेरा एक बोल्ड सजेशन है। जूनियर यूनचे को मुझे हराने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरी गहराई का सिर्फ 20% भी अचीव कर ले तो मैं उसे विनर मान लूंगा, और मैं बिना किसी शिकायत के हार मान लूंगा। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग मुंह हानि की तारीफों के पुल बांधने लगे। क्या बात है, क्या सोच है? मू हुआनजी जोर से हंसे। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? मू यूनजी ने भी छाती ठोकते हुए कहा, यह है मेरा डिसाइपल, इसे कहते हैं बड़पन। यूनचे, सुना तुमने? तुम्हें हानि के रिकॉर्ड का सिर्फ 20% करना है। हानि ने खुद तुम्हें ये ऑफर दिया है। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मू यूनजी को तो 20% क्या 5% की भी टेंशन नहीं थी। उसे तो डर था कि कहीं यूनचे डर के मारे पानी में उतरे ही ना तो मजा किरकिरा हो जाएगा। मू हुआनजी ने हंसते हुए यूनचे से पूछा, तो यूनचे, अब तुम्हें क्या कहना है? अगर कुछ नहीं तो शुरू करें। माहौल पूरा सेट था। सब मान चुके थे कि यूनचे अब बोलकर अपनी बेइज्जती करवाएगा, लेकिन यूनचे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने ठंडी और सख्त आवाज में मू हुआनजी की आंखों में देखते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, मैं मना करता हूं। यह सुनकर सब सन्न रह गए। सीन यह था कि यूनचे ने फ्रीजिंग स्नो हॉल के एग्जाम में टॉप किया था, फिर भी उसे प्रूव करने को बोला गया। आज उसने मू हानि को बुरी तरह हराया था, फिर भी उसे दोबारा टेस्ट देने को बोला जा रहा था। आखिर किस बात पर? स्नो सॉन्ग रियल्म में उसके साथ बार बार ये नाइंसाफी और भेदभाव क्यों? उसने फैसला कर लिया था कि वो इस नाटक का हिस्सा नहीं बनेगा। मू हुआनजी ने जब यूनचे का कोल्ड रिफ्यूजल सुना तो वो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए। उन्हें पहले से पता था कि यूनचे आसानी से नहीं मानेगा। उन्होंने अपनी भौहें ऊपर की और पूछा, क्यों? मू हानि ने तुम्हें ऑलरेडी 80% स्ट्रेंथ का ऑफर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है? यूनचे का माथा भन्ना गया था। उसने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी और सीधा बोला, बात कम या ज्यादा की नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि पिछली बार जब आइस स्पिरिट्स की बाटल हुई थी और मू हानि और मू फेशुए के बीच फर्क न के बराबर था, तब तुम लोगों ने कोई एडिशनल टेस्ट क्यों नहीं मांगा? तब तो लक पर रिजल्ट डिसाइड हुआ था। यूनचे की आवाज में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब मेरा आइस स्पिरिट काउंट मू हानि से कहीं ज्यादा था, तब तुम सबने जबरदस्ती मू हानि को विक्टर बना दिया, और अब मेरे लिए एडिशनल टेस्ट मांग रहे हो। किस बेसिस पर? आखिर क्यों? यह सुनकर मू हुआनजी एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यूनचे का लॉजिक बिल्कुल सही था। वहां खड़े बाकी डिसाइपल्स और एल्डर्स की नजरें यूनचे पर गड़ गई।
ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे या फिर उस पर तरस खा रहे थे। आइस फीनिक्स पैलेस का एक डिसाइपल धीरे से हंसा। ही, मुझे पता था इसमें दम नहीं है। कोई और बोला, अरे पूछने की बात है क्या, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पहले हेवनली लेक में उतर सके। तुम्हें लगता है ये सीनियर ब्रदर हानि से कंपेयर होने के लायक है? ये पक्का मना करेगा और पुराने रिजल्ट पर ही अटका रहेगा। बेचारा अभी बस डिवाइन वे में एंटर हुआ है और सपने देख रहा है सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने का। बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसे मेंढक चला स्वान मीट खाने। सब लोग यही बात कर रहे थे कि सेक्ट मास्टर का डिसाइपल बनना बहुत बड़ी बात है। कोई और होता तो शायद वो भी डर के मारे मना कर देता। मुहानी ने भी अपना सर हिलाया और मन ही मन सोचा कि ये लड़का डर गया है। युनचे ने भीड़ की बकवास को इग्नोर किया और अपना गुस्सा बाहर निकाला जो वो कब से दबाकर बैठा था। उसने कहा, मुझे 80% दोगे? हाँ, क्या हिम्मत है, क्या एहसान है। तो ये मेरे लिए फेयर है, लेकिन ये एडिशनल टेस्ट ही मेरे लिए अनफेयर है। ये जो तुम लोग 80% का नाटक कर रहे हो, ये फेयरनेस नहीं, ये बस एक जोक है। मैं इसे क्यों एक्सेप्ट करूं? युनचे अब रुकने वाला नहीं था। तुम लोग बार बार फेयरनेस और इम्पार्शियल होने का ढोंग करते हो, कहते हो कि ये सेक्ट का बड़ा माटा है, पर इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हो कि मैंने मुहानी को ऑलरेडी आइस स्पिरिट्स बैटल में हरा दिया है। क्या यही है डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट की फेयरनेस? लास्ट लाइन बोलते हुए युनचे लगभग चिल्ला पड़ा था। उसकी ये बात सीधा एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स के मुंह पर तमाचे जैसी लगी। सबके चेहरे बदल गए। मु बिंग्यून भी शॉक में आ गई और जल्दी से बोली, युनचे बस कर, गुस्ताखी। तभी एक आवाज आई जिसने पूरे हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक को सुन्न कर दिया। ऐसा लगा जैसे लेक के सरफेस पर तैर रहे सारे आइस स्पिरिट्स जम गए हों। इस एक शब्द ने उन डिसाइपल्स के चेहरे सफेद कर दिए जो अभी तक चुपके से हंस रहे थे। एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स जो बोलने वाले थे, उन्होंने डर के मारे अपने सर झुका लिए और बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि ये गुस्से भरी डांट किसी और की नहीं बल्कि खुद स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की थी। रियल्म किंग ने कहा, युनचे, इस किंग ने ऑलरेडी एडिशनल टेस्ट के लिए हाँ कह दी है, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? तू बस एक छोटा सा डिसाइपल है। तू न सिर्फ ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहा है, बल्कि सेक्ट को बदनाम करने वाली बकवास भी कर रहा है। तुझे इतने गट्स किसने दिए? अचानक वहां का टेम्परेचर गिरने लगा और माहौल हड्डियों को गला देने वाला ठंडा हो गया। स्नो सॉन्ग रियल में एक पुरानी कहावत थी, रियल्म किंग का गुस्सा किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग बहुत कम गुस्सा होती थी, पर जब होती थी तो अंजाम बहुत भयानक होता था। इतना भयानक कि कोई याद भी नहीं करना चाहता। यहां तक कि आइस फीनिक्स रियल्म के टॉप लीडर्स ने भी हजारों सालों में उन्हें मुश्किल से कुछ बार गुस्सा होते देखा था। लेकिन आज एक छोटे से आइस फीनिक्स पैलेस डिसाइपल की वजह से, जो लोअर रियल्म से आया था, वो गुस्सा हो गई थी। सबके दिल गले में आ गए थे। उन्हें पहले युनचे की बातों पर गुस्सा आ रहा था, पर अब उन्हें उस पर तरस आ रहा था। सबके मन में बस एक ही ख्याल था, बेटा तू तो गया, ये लड़का खत्म है। बस दुआ करो कि हम पर कोई आंच ना आए। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की डांट सुनकर युनचे को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर कोई भारी माउंटेन दे मारा हो। उसकी बॉडी की सारी बोन्स टूटने की हालत में थी, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती अपना सर उठाया और अपनी बात पर डटा रहा। आप स्नो सॉन्ग रियल्म किंग हैं, तो आपको अपनी बात का मान रखना चाहिए। अगर मैं जीता हूं तो मैं जीता हूं। ये एडिशनल टेस्ट किस बेसिस पर? सन्नाटा। वहां खड़े हर इंसान का मुंह खुला का खुला रह गया। पहले से गुस्सा हुई स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के सामने इस लड़के ने पलटकर जवाब दिया। इसने एक्चुअली जवाब दिया। इस बार तो ये पक्का गया, इसका बचना नामुमकिन है। मु बिंग्यून का चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था। वो भागकर युनचे के पास आई और बोली, सेक्ट मास्टर, युनचे का नेचर ही ऐसा है। वो पक्का आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। मैं भीख मांगती हूं सेक्ट मास्टर। नेचर? स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की आवाज में एक खतरनाक हंसी थी। एक जाहिल जूनियर जो अभी डिवाइन वे में आया है, जो एक चींटी जितना कमजोर है, वो मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है और मुझसे आर्ग्यू कर रहा है। बिंग्यून, तू जिस एकलौते बंदे को लोअर रियल्म से लाई है, वो एक नंबर का बेवकूफ है। रियल्म किंग ने आगे कहा, तू चाहता है ये किंग अपनी बात पर टिकी रहे। हम किस काबिलियत पर? मैं चाहूं तो अभी बोलूं कि मैं तेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी और अगले ही पल उन्हें मार डालूं। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरी नजरों में तू एक चींटी के बराबर भी नहीं है। तुझे मारना तो दूर, अगर मैं चाहूं तो एक थॉट में वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकती हूं जहां से तू आया है। यहां मिले चांस की कद्र करने के बजाय तू मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहा है।
तेरे जैसे बेवकूफ का आइस फीनिक्स पैलेस डिसाइपल बनना ही हमारे लिए शर्म की बात है, और तू सपने देख रहा है इस किंग का डिसाइपल बनने के। बैम! मू बिंगयुन ने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाने लगी। सेक्ट मास्टर युनचे को मैं लोअर रियल्म से लाई हूं। इसका टेम्परमेंट बचपन से ऐसा है और मैंने कभी इसे रोका नहीं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं इसे डिसिप्लिन नहीं कर पाई। प्लीज मुझे सजा दीजिए, पर इसकी सजा कम कर दीजिए। कम से कम इसे जिंदा छोड़ दीजिए। पिछली बार जब भी युनचे ने पंगे लिए थे, मू बिंगयुन ने उसे कभी नहीं रोका था, बल्कि वो सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट करती थी क्योंकि उसे युनचे का ये नेचर पसंद था। लेकिन हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक में आने से पहले उसने युनचे को साफ वार्न किया था कि रूल्स मत तोड़ना। उसने सोचा भी नहीं था कि युनचे यहां इतना बड़ा कांड कर देगा। इसने रियल्म किंग को गुस्सा दिला दिया। युनचे अभी नया था, उसे आइडिया नहीं था कि रियल्म किंग को गुस्सा दिलाने का क्या मतलब होता है, और उसने गुस्से के बाद भी पलटकर जवाब दिया। युनचे का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उसकी रूह तक कांप गई। उसका सारा प्राइड, सारा घमंड, सारी अकड़ एक पल में धुआं हो गई, और उसकी जगह ले ली एक असली डर ने। उसे वो सीन याद आ गया जब उसने जैस्मीन को अपना मास्टर बनाया था। उस वक्त वो बहुत घमंडी था, झुकने को तैयार नहीं था, पर जैस्मीन ने उसे पैरों तले रौंद कर डिसाइपलशिप राइट्स पूरे करवाए थे। जैस्मीन के वो शब्द आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुझे लगता है तू बहुत महान है, बिना स्ट्रेंथ के तेरे पास मुझे मना करने की भी औकात नहीं है। किस हक से तू मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है? बिना स्ट्रेंथ के तेरा प्राइड और डिग्निटी स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने बस एक जोक है। युनचे ने एक गहरी सांस ली। ब्लू पोल स्टार पर वो सबसे स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो जो चाहता था कर सकता था। वहां उसके ऊपर कोई नहीं था। पर यहां इस स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के सामने, जो पूरे वर्ल्ड पर राज करती है, वो क्या था? एल्डर्स और डिसाइपल्स छोड़ो, यहां कोई भी उसकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? उन्होंने उसका आई स्पिरिट काउंट इग्नोर क्यों किया? क्योंकि वो कमजोर था। उनकी नजरों में वो मुंह हानि के बराबर खड़ा होने के लायक भी नहीं था। उन्हें लगता था वो सेक्ट मास्टर का डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं है। अगर उसके पास स्ट्रेंथ होती तो क्या ये लोग एडिशनल टेस्ट की बात करते? बिल्कुल नहीं। इनकी नजरों में उसका एटीट्यूड और डिग्निटी बस एक मजाक था। भले ही वो लॉजिकल बात कर रहा था, पर रिजल्ट क्या मिला? मजाक और बेइज्जती। वो रियल्म किंग से आर्ग्यू करने के लायक ही नहीं था। इसका अंजाम बस मौत था। और एंड में उसने मू बिंगयुन को भी मुसीबत में डाल दिया, जो अब उसके लिए घुटनों पर बैठकर भीख मांग रही थी। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने सही कहा था, वो एक बेवकूफ है। तभी मू शियाओलान, जो डर के मारे पीली पड़ चुकी थी, उसने हिम्मत करके युनचे को साउंड ट्रांसमिशन भेजा। युनचे, जल्दी जल्दी अपनी गलती मान ले और माफी मांग। जल्दी कर। आसपास के लोगों के रिएक्शन देखकर युनचे को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। भले ही उसने मू बिंगयुन की जान बचाई हो, पर स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के सामने ये सब मायने नहीं रखता। अगर वो उसे मारना चाहे तो 10,000 बार मार सकती है। मैं मर नहीं सकता। मैंने अभी जैस्मीन को देखा भी नहीं है। मैं यहां कैसे मर सकता हूं? बैम! युनचे ने भी मू बिंगयुन के बगल में अपने घुटने जमीन पर पटक दिए। उसने अपना सर नीचे झुकाया। उसने कहा, इस डिसाइपल ने गलत बात कही। मैं सेक्ट मास्टर से माफी मांगता हूं। एक डिसाइपल का ग्रेट रियल्म किंग के सामने झुकना नॉर्मल बात थी, पर किसी को नहीं पता था कि अपने माँ बाप के अलावा जैस्मीन वो एकलौती थी जिसके सामने युनचे आज तक झुका था। हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक पर इतना सन्नाटा था कि डर लग रहा था। वहां खड़े लोग बस यही सोच रहे थे, माफी, घंटा माफी। अगर सेक्ट मास्टर को गुस्सा दिलाने के बाद तेरी बॉडी का एक टुकड़ा भी बचा तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। रियल्म किंग बोली, तुझे तो 10,000 बार मरना चाहिए, लेकिन क्योंकि बिंगयुन मेरी छोटी बहन है और वो तेरे लिए माफी मांग रही है, इसलिए ये किंग तुझे जिंदा रहने का एक चांस देगी। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का हर शब्द पत्थर की लकीर जैसा था। तेरे और मुंह हानि के मैच में अगर तू जीता तो न सिर्फ मैं तेरी जान बख्श दूंगी, बल्कि पुरानी सारी बातें भुलाकर तुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लूंगी। लेकिन अगर तू हारा तो स्नो सॉन्ग रियल में तेरा कोई नामो निशान नहीं बचेगा। पहले तो लोगों को लगा कि शायद वो बच गया, पर अगले ही पल सबको समझ आ गया, जैसा सोचा था वही हुआ। सेक्ट मास्टर किसी को माफ नहीं करती। सब जानते थे कि वो मू बिंगयुन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, इसलिए ये जिंदा रहने का चांस बस मू बिंगयुन का दिल रखने के लिए था। असल में तो वो चाहती थी कि युनचे मरे, क्योंकि युनचे का मुंह हानि को हराना इम्पॉसिबल था। सारे एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स ने चैन की सांस ली और अपने माथे का पसीना पोंछा।
भले ही यूनचे का मरना तय था, पर कम से कम वो लोग इस लपेटे में नहीं आए। सेक्ट मास्टर के गुस्से के बाद ये बहुत बड़ी किस्मत थी। मू बिंगयुन ने जल्दी से कहा, सेक्ट मास्टर, ये बस। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने मू बिंगयुन को बीच में ही रोक दिया। यूनचे, यही तेरा आखिरी चांस है, या तो इसे एक्सेप्ट कर या फिर ये किंग अभी तुझे मिटा देगी। अपनी पुरानी गलती से सबक लेकर यूनचे ने बिना देरी किए कहा, जी, मैं सेक्ट मास्टर का ऑर्डर मानता हूं। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने ऑर्डर दिया, हम्फ, हुआनजी, मैच का इंतजाम करो। जी, सेक्ट मास्टर। मू हुआनजी की आवाज अब पहले से भी ज्यादा दरारी हुई थी। उन्होंने तुरंत हाथ उठाया, देरी करने की हिम्मत नहीं थी। हानी, यूनचे, चलो मेरे साथ हेवनली लेक पर। मू हुआनजी ने बिना टाइम वेस्ट किए यूनचे और मू हानी को लेक के सेंटर के ऊपर ला खड़ा किया। उन्होंने अपना हाथ दोनों के माथे पर रखा और जब हाथ हटाया तो उनकी हथेलियों में आइस ब्लू कलर के 2 क्रिस्टल्स आ गए। ये थे सोल क्रिस्टल्स, जो अब यूनचे और मू हानी की सोल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ चुके थे। सीन ये है कि जो भी बंदा लेक में उतना गहरा जाएगा, उसका असर सीधा इन क्रिस्टल्स पर दिखेगा। मू हुआनजी ने हाथ घुमाया और हवा में एक बड़ा सा ब्लू लाइट स्क्रीन बन गया। दोनों सोल क्रिस्टल्स उस स्क्रीन के दोनों तरफ फिट हो गए। मू हुआनजी पीछे हटे और बोले, ये क्रिस्टल्स तुम्हारी सोल से लिंक्ड हैं। तुम्हारी सोल की हालत और तुम कितना गहरा गए हो, सब इस प्रोफाउंड फॉर्मेशन पर दिखेगा। बताओ, पहले कौन जाएगा? ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं था, ये सेक्ट का सबसे बड़ा मैटर था। सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल चुनने का सवाल था। लेक के किनारे सन्नाटा था, कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबके लिए ये कंपटीशन था ही नहीं, उनके लिए ये बस मू हानी का सोलो परफॉर्मेंस था। किसी को डाउट ही नहीं था कि रिजल्ट क्या होगा। सब बस ये देखना चाहते थे कि मू हानी आज कौन सा नया रिकॉर्ड बनाता है। मू हानी ने बड़ा पोलाइट बनते हुए कहा, जूनियर ब्रदर यूनचे, तुम पहले जाओ। लेकिन यूनचे ने तुरंत मना कर दिया, क्यों भाई, मुझे तो सीनियर ब्रदर हानी के स्कोर का बस 20% लाना है ना, तो पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि टारगेट क्या है। सीनियर ब्रदर हानी को ही पहले जाना चाहिए। मू हुआनजी ने ऑर्डर दिया, हानी, तुम ही पहले जाओ। सबको लगा कि यूनचे डर गया है, जो कि नॉर्मल बात थी। मू हानी ने आगे बढ़कर लंबी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लू लाइट की एक लेयर बन गई। लेक बिल्कुल शांत थी, सबकी नजरें हानी पर थी और बीच बीच में लोग यूनचे को तरस भरी नजरों से देख लेते थे। अचानक मू हानी ने आंखें खोली और सीधा हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक में जंप लगा दी। स्क्रीन पर उसका सोल क्रिस्टल चमकने लगा। नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए, 10 फीट, 30 फीट, 50 फीट, 100 फीट। बंदा इतना तेज था जैसे नॉर्मल पानी में तैर रहा हो। पलक झपकते ही वो 100 फीट गहरा चला गया। डिसाइपल्स की आंखें फटी रह गई। भाई, स्पीड देख रहे हो? 100 फीट की ठंडक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो 150, 200, 300 फीट तक पहुंच गया। 300 फीट पर आकर उसकी स्पीड थोड़ी कम हुई, पर फिर भी वो रुक नहीं रहा था। मू हुआनजी भी खुश होकर सर हिला रहे थे। लेकिन इस बीच लेक के किनारे खड़ी मू बिंगयुन कुछ और ही सोच रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सोल वॉइस के जरिए आसमान में छिपी रियल्म किंग से बात की। दीदी, आप सिर्फ इस छोटी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं हो सकती। आखिर बात क्या है? क्या आप सच में यूनचे को मारना चाहती हैं? दुनिया में सिर्फ मू बिंगयुन ही थी जो रियल्म किंग को इतने अच्छे से जानती थी। रियल्म किंग की भारी और गरजदार आवाज मू बिंगयुन के दिमाग में गूंजी, हम्फ, उसने तेरी जान बचाई है तो मैं उसे मारूंगी तो नहीं। पर मुझे सच में गुस्सा आया था। मू बिंगयुन थोड़ी रिलैक्स हुई, पर कंफ्यूजन अभी भी था। तो फिर गुस्सा किस बात पर? और यहां पर रियल्म किंग ने जो रिवील किया, उसने मू बिंगयुन के होश उड़ा दिए। रियल्म किंग बोली, ये लड़का फ्लॉस से भरा हुआ है। इसने पहले स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक यूज किया, फिर इविल गॉड की इनहेरिटेंस रिवील की। अगर मेरी जगह कोई और होता तो ये कब का मर चुका होता। जिस प्लैनेट पर यह पैदा हुआ वो भी तबाह हो जाता। पर यह बेवकूफ इस बात से बिल्कुल अनजान है। रियल्म किंग का गुस्सा अब समझ आ रहा था। ये ऐसे इंसान के सामने एटीट्यूड दिखा रहा है जिसे ये ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हिम्मत नहीं, ये स्टुपिडिटी है। इसे क्या लगता है ये अभी भी लोअर रियल्म्स में है। मैं गुस्सा क्यों न होती? मू बिंगयुन का चेहरा बदल गया। उसने कहा, इविल गॉड की इनहेरिटेंस। दीदी, आपका क्या मतलब है? इविल गॉड, गॉड्स के टाइम का एक सुप्रीम गॉड,
जिसके पास क्रिएशन गॉड लेवल की पावर थी। उसकी इनहेरिटेंस। मू बिंगयुन के दिमाग की बत्ती जल गई। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो, हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड, स्काई पॉइजन पर्ल, आइस और फायर दोनों एलिमेंट्स को कंट्रोल करना। बिना आइस फीनिक्स ब्लडलाइन के आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन सीख लेना। इसका मतलब तभी मू बिंगयुन सब समझ गई। तो क्या आप सच में उसे डिसाइपल बनाने वाली हैं? इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तभी भीड़ में शोर मच गया। स्क्रीन पर मू हानि का लेवल बढ़ता जा रहा था। 500 फीट, 600 फीट, 700 फीट, 800 फीट। 800 फीट देखते ही लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। डिवाइन वे के कल्टिवेटर्स के लिए 800 फीट दूरी कुछ नहीं होती, पर हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक की गहराई में 800 फीट जाना मौत को दावत देने जैसा था। वहां मौजूद आधे से ज्यादा डिसाइपल्स इतनी गहराई में बिना लड़े ही मर जाते, पर मुंह हाने रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 850, 900 फीट। अब सबकी सांसें रुक गई थी। एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स के चेहरों पर भी शौक था। सिर्फ मू युंजी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था ये हानि की लिमिट नहीं है। 900 फीट के बाद हर इंच एक पहाड़ जैसा था। स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। 970, 980, 990 और फिर फाइनली 1000 फीट। जोर का झटका लगा सबको। मू हानि ने 1000 फीट टच कर लिया था। मू हुआंजी तक शॉक में थे। 1000 फीट पर पहुंचते ही हानि की हालत खराब हो गई। वो स्ट्रगल करने लगा। उसकी सोल लाइट हिलने लगी। मू युंजी चिल्लाई, जल्दी हानि को बचाओ। मू हुआंजी तो पहले ही मूव कर चुके थे। उन्होंने अपनी पावर से हानि को खींचकर बाहर निकाला। हानि लेक के किनारे गिरा, थरथर कांप रहा था। चेहरा सफेद पड़ गया था। फिर भी उसने मुश्किल से खड़े होकर कहा, डिसाइपल ग्रेट एल्डर का शुक्रिया अदा करता है। मू हुआंजी ने जोर से ठहाका लगाया। हाँ हाँ, वाह, इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन डिसाइपल। 1000 फीट। हमारी जनरेशन में भी 60 साल से कम उम्र का कोई बंदा 1000 फीट तक नहीं पहुंच पाया था। बहुत बढ़िया। चारों तरफ से कांग्रेचुलेशन सीनियर ब्रदर की आवाजें आने लगी। मू हानि ने यह सब रियल्म किंग को इंप्रेस करने के लिए किया था, और वो इसमें सफल रहा था। सब लोग उसकी तारीफ में पागल हो रहे थे, और यूनचे, वो तो जैसे गायब ही हो गया था सबके दिमाग से। तभी मू हुआंजी बोले, यूनचे, अब तुम्हारी बारी। सबको याद आया, ओह हाँ, ये भी तो है। मू हुआंजी ने कहा। मू हानि 1000 फीट गया। तुम्हें बस उसका 20% करना है, मतलब 200 फीट। ये सुनते ही भीड़ में हंसी फूट पड़ी। 200 फीट? मजाक चल रहा है क्या? ये लड़का 7 फीट से ज्यादा लंबा नहीं है। इसकी औकात 7 फीट गहरा जाने की भी नहीं होगी। सबको सीन क्लियर लग रहा था। यूनचे पानी में कूदेगा, इमीडिएटली जम जाएगा और गेम ओवर। यूनचे ने बिना एक शब्द बोले आगे कदम बढ़ाया। नोट करने वाली बात यह है, उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी चैनल नहीं की। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई शील्ड नहीं। बस ऐसे ही कैजुअल वॉक करते हुए वो सीधा हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक में गिर गया। लोगों ने सोचा इसने गिव अप कर दिया है। मर तो वैसे भी रहा है। सेक्ट मास्टर के हाथों मरने से अच्छा है खुद ही कूद जाए। मू हुआंजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि जैसे ही यूनचे जमे वो उसे बचा ले। आखिर सेक्ट मास्टर का ऑर्डर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उनका चेहरा पत्थर का हो गया। लेक में गिरने के बाद यूनचे जमा नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि वो बर्फ बन गया हो, बल्कि वो नीचे डूबता चला गया। हानि जितनी तेजी से तो नहीं, पर वो स्लो भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, बिना किसी प्रोटेक्शन के वो लेक के पानी में ऐसे तैर रहा था जैसे कोई स्विमिंग पूल हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। First.